हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है और ग्लोब के अंदर हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। यानी ग्लोब किसे कहेंगे? हमने पृथ्वी को समझने के लिए उसका एक प्रतिरूप मॉडल बना लिया है, क्योंकि हम पृथ्वी को ऐसे कैसे समझेंगे, उसको हर चीज़ को समझने के लिए कि इस पे कहाँ क्या चीज़ है, या घास के मैदान है या स्थल है या जल है, या मतलब उसकी हर एक पार्ट को जानने के लिए हमने उसका एक छोटा मॉडल बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब को अध्ययन करने के लिए, यानी इस ग्लोब का अध्ययन करने के लिए इसके हमने दो मानक तैयार किए हैं। यानी जैसे हम किसी त्रिभुज का लगा लो, आयत का लगा लो, सर्कल का लगा, उसको समझने के लिए हम रेडियस लेते हैं। जैसे सर्कल का रेडियस ले लो, आयत के लिए हम लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। यानी हर प्रकार के किसी आकृति को समझने के लिए हम क्या करते हैं? कोई मानक तैयार करते हैं। इसी प्रकार ग्लोब हमने पृथ्वी का एक मॉडल बनाया है, यानी पृथ्वी को समझने के लिए, कि इसकी सतह को जानने के लिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ है, उस चीज़ को जानने के लिए हमने उसका एक मॉडल बनाया जिसे ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब को समझने के लिए हमने दो मानक तैयार कर लिए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश एवं देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अक्ष क्या होती है। अक्ष यानी हमारी पृथ्वी है, उसका मॉडल हमने ग्लोब बनाया है। तो ग्लोब यानी ग्लोब ऐसे करते हैं और उस पर एक ऐसे लाइन सी जिसपे वो ग्लोब टिका रहता है, ऐसे घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वैसे पृथ्वी है, पृथ्वी यानी जिस अक्ष पे घूम रही है, जिस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी घूम रही है, उसे हम क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। जिस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी घूमती है उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यानी ऐसा है नहीं कि पृथ्वी के अंदर कोई रेखा है, उसे हमने माना है, काल्पनिक है वो, सिर्फ हमें समझने में आसानी हो इसलिए हमने एक्स को माना एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा दिखता नहीं है कि पृथ्वी की सतह को फाड़ती हुई एक ऐसी रेखा दिखाई दे रही है, नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है कि इसके चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो उसे हमने अक्ष कहा है। ग्लोब को देख लिया, पृथ्वी का मॉडल है ग्लोब। क्योंकि पृथ्वी इतनी लंबी चौड़ी, मतलब उसकी हर जगह को एक साथ हम नहीं देख सकते, तो उसको समझने के लिए हमने छोटा प्रतिरूप बना लिए। तो हम उसको एक जगह बैठे बैठे देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। अगर हम ऐसे पृथ्वी का अध्ययन करने लग जाएं हर जगह जा जाके, तो थोड़ा मुश्किल होगा, एक टाइम में हर चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमने उसका छोटा मॉडल बना लिया जिसे ग्लोब कहा गया है। अक्ष जिस काल्पनिक रेखा पर पृथ्वी घूमती है। अब बात करते हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यानी ये काल्पनिक रेखा है सीधी, इस पे ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ऐसे है, थोड़ी सी ऐसे, ये एक्स है, ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। और वो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी जो पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी की जो अक्ष के चारों ओर घूमने की जो गति है, और वो किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो क्या बनेंगे? क्या बनेगा? ऋतुएं बनेगी। और अपने अक्ष पे घूमेगी तो क्या बनेगा? दिन और रात बनेगी। तो इसी अध्ययन का, मान ली पृथ्वी के हर चीज के बारे में जानने के लिए हमने ग्लोब बनाया है। ग्लोब को समझने के लिए उसके दो मानक तैयार कर लिए हमने, जिसे हमने क्या कहा है? अक्षांश एवं देशांतर का है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? यानी पृथ्वी की जो आकृति है, जो शेप है, जैसे हम बोलते हैं ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, वैसे हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियाड, जिसे भू आप भी कहते हैं, यानी पृथ्वी के समान। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकृति को समझने के लिए दो मानक तैयार किए गए, जो इस प्रकार हैं, जो मैंने आपको बता दिए। अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी के बारे में हम जानने के लिए जो मानक तैयार किए उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश एवं देशांतर कहते हैं। पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अगर हम उसको ऐसे फ्लैट सरफेस पे दिखाना हो तो क्या करेंगे हम?
जो वर्ल्ड का मैप होता है वो कैसे होता है, वो लग रहा है कि उस हिसाब से पृथ्वी गोल है, नहीं, उसको हमने फ्लैट सरफेस पे दिखाने के लिए अलग अलग जगह को ऐसे बना दिया, पर वास्तव में पृथ्वी कैसी है, गोल है। ये देखिए हमारी पृथ्वी ऐसी है, ठीक है, कहीं पे महाद्वीप है, कहीं महासागर है, कहीं घास के मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, यानी उसके जो स्थल है वो अलग अलग प्रकार से है, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी है। तो इसका जो मॉडल बनाया है ऐसे हमने गोल रूप में, उसे हमने क्या कहा है, ग्लोब का है, ठीक है। और इसकी जो ऐसे ये लाइनें, ये वाली लाइनें, ये इधर दिखाई दे रही है, ये ऐसे दिखाई दे रही है, इन्हें हमने क्या कहा, अक्षांश एवं देशांतर का है। जो ऐसे लेटी हुई लाइनें यानी क्षैतिज में जो लाइनें होती है उनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और जो वर्टिकल होती है ऐसे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और ये अक्षांश एवं देशांतर किसी जगह की स्थिति का पता लगाने के लिए जरूरी हो जाते हैं। अगर हम कहें कि इतने अक्षांश और इतने देशांतर पर कोई जगह है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए। यानी किसी स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर जरूरी है, उससे हमें दिक्कत नहीं होगी उस चीज को जानने के लिए, हम सीधा वहीं पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ इतने डिग्री पर ये वाली स्थिति है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पृथ्वी हो गई। इसके देखिए ये रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी इसके हर भाग को हम ग्लोब पे आसानी से दिखा सकते हैं। और उसे समझने के लिए हमने अक्षांश और देशांतर दो मानक तैयार किए हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होते हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, जो वर्टिकल होती है उन्हें क्या कहते हैं, जैसे ये वाली, इन्हें क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैप देख के समझ में आ रहा होगा कि ये हमने क्या किया है, ये सिर्फ ऐसे है नहीं पृथ्वी के स्टेप पर कि कहीं देखने लग जाओ कहीं दिख रही है, नहीं, ये इसको समझने के लिए हमने मानना है। क्या किया है, इसको समझने के लिए ये हमने माना है कि ऐसा ऐसा पृथ्वी पर है। अब बात कर लेते हैं अक्षांश की। अक्षांश क्या है, तो हमने देखा था जो ये ऐसे, ये वह पृथ्वी हो गई, इस पे जो ऐसे लाइनें थी ऐसे, उन्हें हमने क्या कहा था, अक्षांश कहा था। पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये है पृथ्वी पर, सिर्फ हमने पृथ्वी को समझने के लिए इनको माना है, यानी काल्पनिक है ये काल्पनिक वर्तों का निर्माण करती है। वर्त कैसे बनेंगे इसमें, ये सिर्फ पृथ्वी का हमें एक हिस्सा दिख रहा है, इसके पीछे भी है, तो जैसे यहाँ पे ये लाइन है तो ऐसे पीछे भी होगी, तो ऐसे एक ये क्या बनाएगी, ऐसे वर्त का निर्माण करेगी। क्या बनाएगी, वर्त का निर्माण करती है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये किसका निर्माण करती है, काल्पनिक वर्तों का निर्माण करती है। क्योंकि इस पेज पे हम सिर्फ एक ही हिस्से को दिखा सकते हैं, इसके पीछे वाले को नहीं दिखा सकते, क्योंकि पेज पे सिर्फ 2D ही शेप, जैसे ये वाली दो अक्ष ही दिखा सकते हैं एक पेज पे। हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अगर हमें तीसरी अक्ष भी दिखानी हो जो ये वाली है, इसको हम इस पेज पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस सरफेस पे सिर्फ हम 2D शेप ही दिखा सकते हैं, 3D नहीं दिखा सकते। तो पृथ्वी का जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो पीछे भी है, ये ऐसे घूम के जाएगी। तो क्या हुआ कि ये क्या, किन जो रेखाएं हैं काल्पनिक, वो किन का निर्माण करती है, काल्पनिक वर्तों का निर्माण करती है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे आपको डायग्राम बना के अच्छे से अक्षांश के बारे में समझाती हूँ। तो देखिए ये मैंने अक्षांश दिखाती है पृथ्वी की, जो सतह हमें दिखाई दे रही है उस पे, बाकी इसके पीछे भी है ऐसा सेम टू सेम। तो ये सतह सिर्फ हमें दिखाई दे रही है, इसलिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम खींचते हैं जो इस वृत्त को या दो भागों में बांटेगी, जो सबसे मिड पॉइंट पे है उसको हमने क्या कह दिया, 0 डिग्री कह दिया, ठीक है। तो इसने इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है, यानी जो पूरा गोला था इसको जो बीच में, जैसे एक गोले का बीच में क्या होता है, डायमीटर होता है, वैसे इसने इसको बीच में से
दो भागों में बांट दिया, आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया। ठीक है, जैसे ये कोई गोला है, इसको ऐसे यहाँ बीच में से काट दिया तो ऐसे, ये ऐसे नीचे रहेगी इतना, और इतना क्या हो गया, ये ऊपर रह गया। यानी इसने ऐसे, ये देखो वर्त दिखाई दे रहा है ना आप काटने पे, ऐसे ये वर्त बनाते हैं, ऐसे इधर पीछे भी ऐसे ऐसे। तो ये वर्तों का निर्माण करिए, आपको पता ही है। जो सबसे बीच वाली है इसको हमने क्या कह दिया, 0 डिग्री। तो आधा इससे ऊपर रह गया, आधा इससे नीचे रह गया। तो ऊपर क्या हो, कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, सबसे जो हम ऊपर मानते हैं उसको मानते हैं नॉर्थ, नीचे मानते हैं साउथ। इधर हो जाती है हमारी ईस्ट और इधर हो जाती है हमारी वेस्ट। तो जो इस 0 डिग्री से ऊपर है तो उसको हमने बोल दिया उत्तर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा भाग हो गया तो गोलार्ध बोल दिया। उसको क्या बोल दिया हमने, उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे की तरफ रह गया यानी दक्षिण की तरफ रह गया उसको हमने बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये 0 डिग्री ने इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री से हमने एक एक डिग्री के डिफरेंस पे कहाँ तक कर दिया, इसको 90 डिग्री तक बांट दिया, ऐसे ऐसे लाइन खींच के। और इसको हमने क्या कहा, अक्षांश का है, यानी 0 डिग्री से कहाँ तक, 90 डिग्री तक। ऐसे नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ 0 से लेके 90 तक हमने इसको अलग अलग अक्षांशों में बांट दिया। तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री नॉर्थ हो गया क्योंकि ये उत्तर की तरफ है। इसी प्रकार ये 1 डिग्री साउथ हो गया क्योंकि ये नीचे की तरफ है। इस प्रकार 1 से लेके कहाँ तक कर दिया हमने, 90 तक कर दिया, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। तो क्या है, जो बीच वाली जो 0 डिग्री अक्षांश हमने कहा था जिसने पृथ्वी को दो भागों में बांटा था, वो हो जाते हैं हमारी भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं उसको हम, भूमध्य रेखा कह सकते हैं, विषुवत कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे, इक्वेटर कह जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है तो क्या बताओगे, भूमध्य रेखा, विषुवत, इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऐसे हमने नामकरण कर दिए। और जो ऊपरी की तरफ है गोलार्ध उसको क्या कह दिया, उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे की तरफ है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो क्या हो गया, ये देखिए, अब इनको काउंट करते हैं तो 90 ऊपर हो गए, है नहीं, ये देखो 1 से स्टार्ट किया हमने और 90 तक गए हैं, तो 90 यहाँ हो गए, 90 ऐसे नीचे की तरफ हो गए, तो कितने हो गए, 180। और एक ये जो हमारा बीच वाला भी तो है, इसको क्या भूल ही जाएंगे, नहीं, इसको भी काउंट करेंगे तो 181 यानी 181 अक्षांश है टोटल हमारे। आपसे कोई पूछे कि कितने अक्षांश है तो कितने बताओगे, 181। अब बात करते हैं कि देखिए इतने अक्षांशों को पढ़ना मुश्किल है और नाम याद रख पाएंगे, तो इनमें से हमने इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कहते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, और उनको लेके हम कैसे किसी जगह की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत और इक्वेटर। ठीक है, तो ये हमारे 0 डिग्री अक्षांश के नाम हो गए। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं 90 तक जाते हैं, तो ऐसे करके हम जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश पे हमने क्या खींच दी, कर्क रेखा खींच दी, जिसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे इसे आगे बढ़े तो 66 1/2 डिग्री पे क्या कर दिए, नॉर्थ की तरफ उत्तरी ध्रुव वर्त, और इसे और किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। यानी 0 डिग्री से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं।
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वर्त कहते हैं और आर्कटिक वर्त भी कह सकते हैं। ऐसे ही आगे गए 90 पे पहुंच गए। तो जो ये 90 वाला, क्या ये रेखा है? नहीं, ये सिर्फ एक डॉट बन गया है, एक बिंदु बन गया है जो 90 डिग्री पे, क्योंकि ये जो अक्षांशों की ये लंबाइयाँ कम होती जा रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये सबसे बड़ी है। फिर क्योंकि ये गोला है, गोले के यहाँ पर पहुंचेंगे हम तो इसकी लंबाई 0 हो जाएगी, सिर्फ एक बिंदु मात्र रह जाएगा, जिसे हमने क्या कहा है? उत्तरी ध्रुव। यानी जो 90 डिग्री वाला अक्षांश है हमारा वो एक बिंदु मात्र है और उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ है, यानी उत्तर की ओर है, तो इसलिए उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल हो गया। तो क्या अक्षांशों की जो लंबाई है वो कम होती जा रही है, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे, और ध्रुव से अगर भूमध्य की रेखा की तरफ आएंगे तो लंबाई हम बढ़ेगी। ये बिंदु थी, फिर इसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, ऐसे आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चला? जो हमारी जो 0 डिग्री अक्षांश है वो सबसे लंबी अक्षांश होगी। और अगर आपसे पूछिए बिंदु रूप में कौन सा अक्षांश है तो 90 डिग्री यानी ध्रुव है। ठीक है, तो लंबाइयाँ कम हो रही है और अक्षांश बढ़ रही है, यानी 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे बढ़ तो रहे हैं ना, 1 2 3, ये 90 तक पहुंच गया, पर लंबाई कम हो रही है। ठीक है, तो 23.5 को क्या कहा हमने? कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है वो इंडिया के लगभग मिड यानी मध्य से गुजरती है। ठीक है, जो कर्क रेखा है वो इंडिया के लगभग बीच में से गुजरती है, यानी आधा हिस्सा ऊपर रह जाता है इंडिया का, आधा हिस्सा नीचे रह जाता है। तो लगभग यहाँ से है हमारा इंडिया। ठीक है, यह है हमारा इंडिया। तो अगर आपसे पूछे कि भारत कौन से गोलार्ध में है तो क्या कहेंगे आप? उत्तरी में है या दक्षिणी में है? तो उत्तरी गोलार्ध में कहोगे। अगर आपसे पूछे कि कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है तो कौन सा आएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यही बांट रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? हमें भारत की स्थिति के बारे में पता चला ना, कि भारत कौन से गोलार्ध में है, कौन से अक्षांश पे है। ठीक है, तो इससे पता चलता है जो हमारे अक्षांश हैं उनसे कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक ये कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इस पे क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि सन की लाइट इस पे सीधी आती है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो जाता है और यहाँ पे क्या लगती है? लगभग बर्फ रहती है, क्योंकि सूर्य का ताप वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो हर टाइम वहाँ पे बर्फ रहती है। यानी ये वाला हिस्सा तो गर्म हो गया, तो उष्ण कह सकते हैं इसको, और ये बिल्कुल ठंडा हो गया, इसे शीत कह सकते हैं। शीत का मतलब ठंडा ही होता है। और जो बीच वाला होगा वो ना तो गर्म होगा ना ठंडा होगा, तो शीतोष्ण कह सकते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे हम इसकी देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा गर्म है, ठंडा है, यानी हर प्रकार की स्थिति का पता लगा सकते हैं इन अक्षांशों से। ऐसे हमने नीचे की तरफ देखा, जो नीचे की तरफ 23.5 डिग्री साउथ है उसको हमने क्या कहा? मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कह सकते हैं। और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ है उसको दक्षिणी ध्रुव वर्त, उस ऊपर वाले को क्या कहा था? उत्तरी ध्रुव वर्त, और इसको दक्षिणी ध्रुव वर्त या अंटार्कटिक वर्त कह सकते हैं। और जो ये डॉट वाला है 90 डिग्री साउथ, इसको दक्षिणी ध्रुव कह दिया हमने। ठीक है, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। तो मैंने क्या कहा था कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है यानी कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो देखिए ये हमारी कर्क रेखा होगी 23.5 डिग्री पर। ठीक है, तो जो ये भारत को देखिए आधा ऐसे ऊपर रह गया भारत और आधा नीचे रह गया। जरूर एग्जैक्ट नहीं बोल रही मैं, लगभग बोल रही हूँ कि ये लगभग 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा भारत को। और ये कितने राज्यों से गुजरेगी? भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी, यानी ये भारत के 8 राज्यों से गुजरेगी जो कर्क रेखा है। तो कौन कौन से हैं वो राज्य हमारे? पहला हो गया गुजरात, फिर देखिए ऊपर राजस्थान है तो इसके यहाँ से भी गुजरी है, तो दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा एमपी, और 4 नंबर पे ये क्या हमारा? छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड। ठीक है, फिर ये वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6,
और 7 नंबर हो गया त्रिपुरा, देखिए यहाँ पे छोटा सा ही, और ये 8 नंबर हो गया मिजोरम। तो कितने राज्यों से गुजरी? 8 राज्यों से। और कितने भागों में बांटना इसने भारत को? लगभग 2 बराबर भागों में बांट दिया इसने, कर्क रेखा ने भारत को। इससे पता चल गया अक्षांशों से कि भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब मैंने बताया कि जो 0 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि सन की लाइट सीधी आती है यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश पे। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं हम, तो क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाती है, तो ऊपर की ओर टेम्परेचर कम हो जाता है और ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी यहाँ हर टाइम क्या रहती है? बर्फ रहती है। ठीक है, तो क्या किया हमने? 0 डिग्री से ऊपर की ओर गए 90 डिग्री तक, तो सन की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती है, तो यहाँ पे सीधी है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे तिरछी हुई तो यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो इसी के आधार पर हम इसको 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, टेम्परेचर के आधार पर भी। तो 0 डिग्री से ऊपर की ओर कर्क रेखा तक और नीचे की ओर मकर रेखा तक, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसको हमने कह देते हैं उष्ण ताप कटिबंध कह देते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी कम है, तिरछी होगी सूर्य की किरणें, तो ये वाला हिस्सा, और इधर नीचे की तरफ साउथ की तरफ ये वाला हिस्सा, तो ये वाले जो दोनों हिस्से इसको हम कहते हैं शीतोष्ण, ना तो ठंडा और ना गर्म, यानी बीच वाला, शीत और उष्ण का मिश्रण। शीत होता है ठंडा, उष्ण होता है गर्म, तो ये वाला कौन सा पार्ट हो जाता है हमारा? शीतोष्ण कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, ऊपर की तरफ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, तो इसे हम कहते हैं जो 66.5 से 90 डिग्री तक ऊपर की ओर, 66.5 से 90 डिग्री तक नीचे की ओर, उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। यानी 3 भागों में बांट लिया, ये वाला उष्ण, ये वाला और ये वाला शीतोष्ण, ये वाला और ये वाला क्या हो गया? शीत कटिबंध। कर्क रेखा ने भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटा, और ये 8 राज्यों से गुजरती है भारत के कर्क रेखा, वो हमने देख लिए। अब एक बात और करते हैं कि जो 0 डिग्री है इसके 2 पार्ट तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 2 पार्ट ऐसे पीछे भी है। तो जो ये वाला हिस्सा मान लो हमने जो उत्तरी गोलार्ध माना है, तो इसका इतना ही पीछे भी है, तो ये वाला जो एक पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री हो गया, तो यानी एक बिंदु पर जो एंगल बनते हैं वो कितना होता है? 360 होता है। यानी जो पृथ्वी की एक्स है ऐसे, इस पे जो कोण बनेंगे ऐसे, वो 360 बनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ से ना यहाँ 90 डिग्री, यानी 1/4 पार्ट है ये सिर्फ पृथ्वी का, 1/4 ये हो गया। 1/4 और 1/4 यानी आधा हो जाता है, आधा ही ऐसे इसके पीछे है। तो ये क्या होता है? ये 90 डिग्री तक है, यानी 1/4 भाग है जो ये वाला गोलार्ध हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे इसके पीछे है। ठीक है, तो ये क्या किया? एक बिंदु पर कितना एंगल बनता है? 360 का एंगल बनता है, और एक लाइन पे 180 का बनता है। तो हमने अक्षांश तो देख लिए, जो 36 लाइनें हैं पृथ्वी की सतह पर, वो क्या हो गई? हमारे अक्षांश हो गए। और इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, और ये काल्पनिक वर्तों का निर्माण करती है। इतना हमें पता चल गया अक्षांशों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर की, क्योंकि 2 मानक माने थे हमने, एक अक्षांश माना था, एक देशांतर माना था। अक्षांश तो हमने देख लिया, अब देख लेते हैं देशांतर। तो देशांतर कैसी लाइनें होती है? वर्टिकल लाइनें होती है। कैसी? ऐसे सीधी खड़ी हुई है, इनको देशांतर कहते हैं। और जो ये देशांतर है, ऐसे वर्टिकल लाइनें होगी, और ये 0 से शुरू होकर कहाँ जाएगी? ऐसे घूम के पीछे तक जाएगी। पीछे क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। और इधर ये ऐसे ये घूम के ऐसे पीछे तक जाएगी, तो इसके पीछे कौन सा आएगा? 180 आएगा। ठीक है, तो 0 से पूर्व की तरफ बढ़े हम, उसमें उत्तर की तरफ बढ़े थे ऊपर की ओर, इसमें पूर्व की ओर बढ़े हैं, तो पूर्व की ओर हो गया, ये इधर पश्चिम की तरफ हो गया। ठीक है, उसमें उत्तर और दक्षिण था। ठीक है, तो जो सबसे बीच वाली है 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये हमारा पोल है ऊपर की तरफ जो पॉइंट था। ठीक है,
तो उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं, और ये है दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को मिलाई तो रही है ये। तो 0 डिग्री जो देशांतर है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री देशांतर कह सकते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ पृथ्वी के मतलब आधे पार्ट पे ही है, क्योंकि इसके पीछे तो 180 है। तो ये क्या निर्माण करेगी? ये अर्धवर्त का निर्माण करेगी। जैसे जो अक्षांश थे वो पूरा ऐसे वर्त का निर्माण कर रही थी, पर ये अर्धवर्त का निर्माण करेगी। सिर्फ इतना। किसका निर्माण करेगी? ये अर्धवर्त का निर्माण करेगी। 0 डिग्री देशांतर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हो जाएगी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच भी कहते हैं इसे, प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याम्योत्तर का मतलब देशांतर ही हो गया। तो 0 डिग्री देशांतर कह सकते हैं, प्रमुख याम्योत्तर कह सकते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं इसको। इसके जो पूर्व की तरफ है उस वाले हिस्से को हमने क्या बोल दिया? पूर्वी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग हो गया, पूर्व की तरफ है इसलिए पूर्वी गोलार्ध। इधर ही पश्चिम की तरफ हो गया। तो जो 0 डिग्री है इससे पूर्व की तरफ ऐसे घूमे हम 180 तक, इसके पीछे आ गई 180, इसको पूर्वी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके उधर गए तो 180 और ये 180 दोनों एक ही लाइन पे तो करेंगे। तो जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी जो देशांतर है वो दोनों एक ही रेखा है। क्या है? वो एक ही रेखा है। और देशांतर क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इसके पूर्व की तरफ है 180 तक और पश्चिम की तरफ है 180 तक। जो 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी जो देशांतर है हमारे, वो दोनों एक ही रेखा है। और इन देशांतरों से क्या करते हैं हम? हमें इससे टाइम का पता चलता है। किसका पता चलता है? टाइम का पता चलता है। ठीक है, और अक्षांश में हमने क्या किया था? जैसे ये अक्षांश है, जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़े उसकी लंबाई कम हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये वाली 0 हो गई। तो ऐसे देखिए ये यहाँ से निकल रही है, एक बिंदु से निकल रही है, तो ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस इन दोनों के बीच की ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कम होती जाती है। क्या होता है? वैसे इनकी लंबाइयाँ तो सेम है सारे अक्षांशों की, पर इनके जो बीच की दूरियां हैं वो ध्रुवों की तरफ कम होती है और बीच में ज़्यादा होती है। यानी ध्रुवों की तरफ जैसे बढ़ते हैं अक्षांश देशांतरों के बीच की दूरियां कम होती जाती है, और ध्रुवों पर एक पॉइंट पे मिल जाते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, और इस जो 0 डिग्री है इसको ग्रीनविच नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ब्रिटिश के ग्रीनविच जो वेधशाला है वहां से गुजरती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्रीनविच रेखा भी कहा गया है। अब मैंने बताया था कि एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होता है? 360 का। तो पृथ्वी एक दिन में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। दिन में टाइम कितना बताया हमने? 24 घंटे, यानी 24 आवर्स हो गए। अब इसको कटिंग करते हैं तो क्या आ जाता है? 15 डिग्री और 1 आ जाता है। यानी एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब एक घंटे में होती है हमारी 60 मिनट, होती है नहीं होती? ठीक है, एक 60 मिनट में कितने घूमी? 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4 मिनट। इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए 7 बजे है, ठीक है, 7 बज के 1 मिनट होगा तो पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। वो किससे पता चलता है? हमें इन अक्षांशों से पता चलता है हमें कि पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यानी टाइम चेंज हो गया। उसने अपना एंगल चेंज कर लिया तो टाइम बदल गया। उस हिसाब से हमने ये समय का निर्धारण कर रखा है। और भारत की जो समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
ठीक है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी इधर भारत यहाँ पे है। तो वहां पे किया था हमने उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ कर रहे हैं हम पूर्वी गोलार्ध में। अगर भारत की स्थिति पूछी जाए आपसे तो कौन सी करोगे आप, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भारत की स्थिति है। तो ये वाली हमने अक्षांश की थी जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये क्षैतिज है, ऐसे वर्टिकल लाइन है उसको हमने देशांतर का है। तो भारत की समय रेखा है जो 62.5 डिग्री है, वो किस किस राज्य से गुजरेगी, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, पहला आ गया उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे क्या है, एमपी से भी गुजरते हैं, यानी मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़, तो देखिए जो कर्क रेखा और 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो मध्य प्रदेश से भी और छत्तीसगढ़, यानी ये दोनों जो राज्य हैं ये दोनों कॉमन है, कर्क रेखा वाले में भी आ रहे हैं और ये जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है उसमें भी आ रहे हैं। तो पहला हो गया यूपी, 5 राज्यों से गुजर रही है ये पूर्वी देशांतर। तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 और 5, और वो कितने से गुजरी थी, 8 राज्यों से, जिसमें से 2 तो कॉमन ही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो दोनों में आ रहे हैं। आज हमने क्या किया, अक्षांश और देशांतर पढ़े, यानी किसी जगह का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर जरूरी है। जैसे भारत का क्या बोल सकते हैं हम, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, पता चल गया ना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, यानी किसी स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर जो मानक हमने माने हैं वो जरूरी है, उससे स्थिति को आसानी से पहुंचा जा सकता है उस स्थिति पे और समझा जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, अक्षांश और देशांतर पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।